एक और संडे और एक और फ्रॉम का धमाकेदार एपिसोड। मतलब धमाकेदार तो नहीं, ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा मैं कहूंगा आराम से निकला है क्योंकि इसमें चीजें सेटअप करी गई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि बाकी सारे एपिसोड्स में भी चीजें सेटअप भी होती हैं। किसी दिन रैंडमली एक ऐसा एपिसोड आता है जिस दिन तुम्हारे दिमाग खराब हो जाते हैं, एंड आई गेस या तो वो एपिसोड 4 होने वाला है या 5 होने वाला है, जिसमें जल्द ही कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा जिसको देख के हम काफी ज्यादा शॉक्ड होंगे। बट वेल, ये सब चीजें बात की बात है। हम आते हैं प्रेजेंट एपिसोड पे, क्योंकि यहाँ पे भी अपने विक्टर ने पैंट गीली कर दी है। बॉयड को एक अलग से ही हाथ खींच के लेके जाने वाला था, एंड इवन फातिमा के दिमाग में अब कौन सी खिचड़ी पक रही है। सो यप, दिस इज डी स्कर्ट एंड आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम के सीजन 4 एपिसोड 3 के बारे में, एंड मेरी जो भी रिलेटेड थ्योरीज हैं उनके बारे में। तो देखो, एपिसोड का शुरुआत होता है हमारे पूरे एल्जिन और फातिमा के सीन से। अब देखो, हमको लग रहा था कि जब आखिरी बार इन दोनों का मीटअप हुआ था तब बहुत चीज़ें अच्छी नहीं गई थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो मारधाड़ या फिर लड़ाई हमको देखने को मिलेगी। बट चीज़ें काफ़ी डिफरेंट टेक प्लेस करी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फातिमा पूरे फॉरगिविंग वाले नेचर में थी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक ऑकवर्डनेस तो दिखती ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एल्जिन ने ही फातिमा को पूरी चीज़ में फंसाया था, एंड उसी की वजह से पूरे स्माइली का बर्थ हुआ था। बिकॉज अगर वो उसको खून या फिर वो सारा खाना फीड नहीं करता, देन डेफिनेटली वो चीज़ें या तो वर्स्ट होती या फिर कभी होती ही नहीं। खैर, यहाँ पे फातिमा उस पूरी चीज़ को लेके ओके थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि इस पूरी जो जगह है, ये जो पूरी प्लेस है, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ खेलती ही है, एंड इसी वजह से शी एंड एल्जिन वाज नॉट द फर्स्ट वन जिसके साथ इस पूरी प्लेस ने ये किया हो। बल्कि सरप्राइजिंगली अब की बार उसका कुछ प्लान अलग ही था। उसने अब की बार एल्जिन को मिट्टी लेने के लिए भेजा था ताकि वो कुछ बना सके, एंड वो क्या बना रही है इसके बारे में वी हैव नो फकिंग आइडिया, क्योंकि ना तो फ्रॉम के ट्रेलर में और ना किसी भी एपिसोड प्रीव्यू में अभी तक पूरी फातिमा को कुछ भी क्लियर तरीके से करते हुए दिखाया गया है रिलेटेड टू सॉइल। हाँ, वो एल्जिन की मदद इसमें जरूर ले रही है, बट क्या है वो मैं नहीं जानता। ऑल्दो एज फार एज आई कैन थिंक, मेरे को यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी लग रही हैं। पहला, कि या तो वो वापस से अपना मूड ठीक करने के लिए असल में पूरे क्ले वाली चीज़ें बनाना चाह रही हैं, क्योंकि असल में किसी तो फ्रॉम के एपिसोड में बताया गया था कि शी यूज टू बी एन आर्टिस्ट, या फिर एक मतलब कहो जो चीज़ों को बनाता था, एंड इसी वजह से हो सकता है कि वो मिट्टी से वापस से अपना टाइम पास करने के लिए, खुद को नॉर्मल करने के लिए चीज़ें बनाना शुरू करे। एंड सेकेंड थिंग जो मुझे लग रही है कि मे बी शी इज़ अप टू समथिंग जो उसने पूरे अपने विजन्स में देखा होगा, एंड उसी पूरी चीज़ को वो रिक्रिएट करना चाह रही होगी। जहाँ पे हाँ, रही बात कि वो किसी और की हेल्प क्यों नहीं ले रही, तो एल्जिन के साथ ही, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इन सारी प्लेस की चीजों के रिलेशन में ज्यादा चीजें बेहतर समझ पाएगा। सो यप, दैट इज व्हाट आई थिंक वाज हैपनिंग विद फातिमा। बट देन आता है काफी इंटरेस्टिंग सीन, क्योंकि हम वापस से पूरे एबी वाला विजन देखते हैं जो कि बॉयड असल में सपना देख रहा था, एंड देन वी कट टू अकोस्टा, एंड यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि कैसे जो पूरा बॉयड है वो अकोस्टा को ही एबी का दूसरा वर्जन मान रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं एबी भी पूरी सच्चाई पता नहीं लगा पा रही थी, एंड उसने रैंडमली डिसीजंस लेने शुरू कर दिए थे, एंड सेम चीज अकोस्टा के साथ थी। पिछले एपिसोड में वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गई, एंड इस बार वो खुद की जान लेने की बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बॉयड को उसकी जान लेने से पहले एक मेजर काम था, एंड वो क्या है वो कुछ देर में बात करने वाले हैं, बिकॉज व्हाट कम्स नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि जो अपनी सोफी है वो अपने सो कॉल्ड डैड, यानी जो अपने पादरी भाई हैं, वो क्योंकि मर चुके हैं, उनके साथ उसके फ्यूनरल में जाने की तैयारी में थी। बट यहाँ पे जैसे ही उसको अकेला छोड़ा जाता है ताकि वो अपने डैड के साथ कुछ टाइम बिता सके, हम वापस से उसकी असलियत देखते हैं, यानी ऑब्वियसली मेन इन येलो, जो उससे कह रही थी कि देख, तुझे ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगी, तेरी कुछ चीज़ों को याद रखने के लिए अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। एंड ये चीज़ मेरे को वापस से पिछले एपिसोड का कॉल बैक देता है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने सोफी को यही चीज़ कहते हुए सुनी थी कि कैसे जहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी डाइनर में, वो सारी चीज़ें टाउन के लोगों के लिए एक कॉल बैक काइंड ऑफ थी, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं अलाइव या फिर रिमेंबर कर पाते थे। सो व्हाट इफ यहाँ पे जो अपनी सोफी है, यानी मैन इन येलो, वो दो चीजें कर रहा हो। पहला, या तो जो अपने ये पूरे पादरी का दांत है वो उसको एक मेमोयर की तरह रख रहा हो, यानी वो जिसको भी मारता होगा उसकी चीजें अपने पास रखता होगा। एंड व्हाट इफ हमें आगे चल के पता चले कि क्योंकि उसी ने जिम को मारा था, तो उसका भी कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज उसने अपने पास रख ली होगी, या फिर इवन जो दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है, वो जिन जिन को भी मारता है उनकी चीजें कहीं पे इम्प्लांट कर देता है, कहीं पे छोड़ देता है। एंड यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहला, या तो जो ये पूरे पादरी के दांत है वो किसी के पास यहाँ पे रख देगा या फिर छुपा देगा, जिसकी वजह से जब पादरी का दांत मिलेगा एंड उसकी पूरी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करा जाएगा, पूरा शक टाउन के लोगों के पास वापस ले जाएगा, ड्यू टू विच अल्टीमेटली यही पूरा प्लान सक्सेसफुल होने वाला है, यानी दे विल टीयर देमसेल्फ अपार्ट। एंड इसी के साथ साथ इसी पूरे प्लान के चलते हो सकता है जिम की भी कोई इंपॉर्टेंट चीज वो टैबिथा या फिर ईथन जूली के पास छोड़ जाए, एंड ऑब्वियसली उसके चलते काफी सारी शॉकिंग चीजें तो क्रिएट होंगी। सो यप, ये तो अपने मैन इन येलो की बात रही, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे दो बाप का फ्यूनरल हो रहा था। मतलब ऑब्वियसली एक जिम था इन एक
पादरी था, जिसमें से एक तो टेक्निकली बाप है भी नहीं, उसको नकली बना दिया है। बट इन द वेज यहाँ पे बेसिकली 2 फादर्स का अपना फ्यूनरल चल रहा था एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 2 फैमिलीज़, जिसमें से एक तो अपनी मैथ्यूज़ ही है एंड दूसरी तुम सोफ़ी को भी मान के चलो, वो सब लोग उनके पूरे गम में यहाँ पे बैठे हुए थे। एंड सडनली यहाँ पे पहली बार टाउन में एक वियर्ड चीज़ नोटिस होने को मिलती है जो कभी भी आज तक नहीं हुई थी। अचानक से खूब सारे कौवे, जो कि नॉर्मली अपने ट्रीज के पास में ही दिखा करते थे जब लोग इस पूरे टाउन में पहले आते थे, यहाँ पे अब की बार वही चीज़ काफ़ी भारी मात्रा में हुई। यहाँ पे काफ़ी सारे क्रोज थे जो काफ़ी तेज तेज चिल्ला रहे थे एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो अपनी सोफ़ी थी वो एज़ यूजुअल काफ़ी ज़्यादा शॉक नहीं थी। हाँ, वो आगे चल के अपने केनी से ऐसे शॉक में बात करती है कि उसको कुछ पता ही ना हो, बट डेफिनेटली देयर इज समथिंग दैट मेक्स मेन इन येलो एज वेल एज क्रोज या फिर इवन दिस होल टाउन कनेक्टेड टू ईच अदर। एंड ऑब्वियसली इन पूरे क्रोज के चलते तो भाई अपना फ्यूनरल खराब ही हो गया था, जिसके बाद हम सोफ़ी को देखते हैं जो कि डाइनर में बैठी थी एंड उसी के सामने मैथ्यूज़ फैमिली भी बैठी हुई थी। मैथ्यूज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, ईथन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था, बट तभी वहाँ पे विक्टर आता है जो एक फैमिली की ड्राइंग लेके आता है। अब तुम मेरे को कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताना है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ। यहाँ पे विक्टर कहता है कि ये जो पूरी ड्राइंग है दैट इज़ समथिंग ही ड्रू इन हिज चाइल्डहुड, ताकि वो चीज़ों को भूले ना। अब क्या इसका मतलब ये था कि जो विक्टर था उसने ऑलरेडी एक फैमिली जो कि मैथ्यूज़ है, जो फ्यूचर में आने वाली है, उनकी ड्राइंग पहले ही बना ली थी, या फिर जब वो बच्चा रहा होगा तब भी कोई मैथ्यूज़ जैसी ही फैमिली रही होगी जिसकी उसने ड्राइंग बनाई होगी। आई मीन तभी तो वो एग्जिस्ट कर रही है। सो या तो ये जो पूरी चीज़ है ये सीजन 1 के एपिसोड 1 से ही कनेक्ट हो रही है, जहाँ पे विक्टर एक फैमिली की ड्राइंग बना रहा था एंड अपने ईथन को भी उसी का विजन आया था जब उसको लेक ऑफ टीयर्स का विजन आया, या फिर ये जो पूरी ड्राइंग है ये विक्टर ने अपने बचपन में ही बना दी थी एंड अब वो उनको ये पूरी चीज़ दे रहा था। मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, आई वुड लव टू रीड इट। सो यहाँ पे अपना जो विक्टर है वो ईथन को अपने साथ ले जाता है, या फिर टू बी प्रिसाइज ईथन को ही विक्टर के साथ जाना था बिकॉज ही वॉज फीलिंग नेगेटिव इन दिस होल एरिया। एंड यहाँ पे इवन हम अपनी जो टैबिथा है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सैड देखते हैं, बट अगेन होल सीन शिफ्ट टू सोफ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो केनी था वो सोफ़ी से बात कर रहा था एंड कैसे जो पूरी सोफ़ी है हम देखते हैं कि वो अपने केनी से बातें खुदवा के निकलवा रही थी कि क्या जो पूरा टाउन है ये हमेशा से ऐसा था, ये कब से ऐसा हुआ, कब तक ये जो पूरी शांति थी, ये सब फलाना वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। एंड केनी काफ़ी नॉर्मली तो जवाब देता है कि हाँ असल में तब हुआ जब इस पूरे टाउन में जेड एंड मैथ्यूज आए, बट सोफ़ी को तुम ध्यान से देखो वो इस पूरी चीज़ को किस तरीके से ट्विस्ट करती है। जब इसी के बाद अपनी जो जूली है वो उसे एज सिस्टर या फिर दोस्त उससे बात करने आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ने ही अपने डैड को खोया था। यहाँ पे अपनी सोफ़ी हमको स्क्रीन पे नहीं दिखाया जाता, बट डेफिनेटली उसने अपनी जूली से कहा कि ये सब चीज़ें तुम्हारे आने के बाद से ही हुई हैं, विच काइंड ऑफ शोड कि कहीं ना कहीं जो सोफ़ी है वो पूरे टाउन में एक आइडिया इम्प्लांट कर रही है, एक बीज बो रही है पूरे डिवीजन का, मतलब वही डिवाइड एंड रूल, कि कैसे इससे पहले तक जो पूरा टाउन था वो पूरा सेफ था। एंड एक्चुअली वो बात थी भी, क्योंकि जब सीजन 1 के एपिसोड 1 की शुरुआत हमने देखी थी तो बॉयड ने क्लियरली बोर्ड पे लिख रखा था कि जो नाइट्स हैं वो सेफ रह चुकी हैं। एंड जैसे ही जो मैथ्यूज आने वाले थे उससे पहले ही पूरे फ्रैंक का कांड हुआ जिसमें उसकी फैमिली मारी गई एंड उसी के दिन मैथ्यूज भी आ गए थे। बट डेफिनेटली सोफ़ी इस पूरी चीज़ को आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड टू सी कि किस तरीके से यूज़ करेगी, बिकॉज डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं टाउन वालों के दिमाग में ये बात तो डालेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रही है सोफ़ी, इनके आने के बाद से ही सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, विच ऑब्वियसली विल इन टर्न डिवाइड देम फर्दर एंड टीयर देमसेल्फ अपार्ट, जो कि असल में मैन इन येलो का प्लान भी है। सो इसके बाद जूली अपनी चिल्लाते हुए बाहर चली जाती है एंड वो टैबिथा से कहती है कि क्या हो कि जो वो सारे क्रोज थे ऐसा लग रहा था कि वो सेलिब्रेट कर रहे थे, एंड नाउ दिस मेक्स मी थिंक कि व्हाट इफ जो मैन इन येलो है वो सारे फ्यूनरल पे असल में हंस ही रहा हो एंड वो क्रोज उसका डिपिक्शन हो। मतलब हाँ हम जानते ही हैं कि मैन इन येलो ये सब चीज़ें जानता है कि कब क्या होने वाला है, एंड कहीं ना कहीं क्योंकि उसको इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्टोरी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो उसका मैनिफेस्टेशन ही थे क्रोज, जो वहाँ पे आके काए काए करके असल में हंस ही रहे थे एंड सेलिब्रेट कर रहे थे कि हाँ भाई तेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ऑल्दो जब ये पूरी चीज़ डाइनर में हो रही थी मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे विक्टर ने बोला आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू ईथन, आई प्रॉमिस। एंड आई गेस ये पहली बार था जब विक्टर ने किसी भी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा पर्सनल फील किया हो, क्योंकि मेरे को कमेंट्स में वापस से बताना, मेरे को याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि आखिरी बार विक्टर ने कब ऐसा बोला था। आई थिंक दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब विक्टर ने किसी को लेके इतनी क्लोजनेस दिखाई हो। आई मीन इतना तो उसने अपने डैड को लेके भी नहीं दिखाया था, भले ही उसने अपने डैड का बिस्तर अपने बगल में शिफ्ट कर लिया है ताकि वो उसको रूममेट बना सके, बट आई डोंट थिंक उसने अभी तक किसी के लिए ऐसा बोला है कि डोंट वरी आई विल सेव हिम नो मैटर व्हाट। तो हाँ मेरे को कमेंट्स में बताना अगर उसने कभी ऐसा बोला था, वरना कोई बात नहीं मैं ही ठीक हूँगा।
ईदर वेज इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो अपना विक्टर है वो ईथन के साथ अपने कमरे में आया है एंड बता रहे कि कैसे उसने अपने डैड को उसी के रूम में शिफ्ट कर लिया है ताकि उसके साथ कोई पार्टनर रह सके। एंड इट इज़ क्वाइट आयरॉनिक क्योंकि जहाँ पे विक्टर के पास उसका डैड है एज अ रूममेट, एज अ पर्सन जिसके साथ जब वो डरे बातें शेयर कर सकता है, ईथन डजंट हैव समवन लाइक दिस। उसके डैड अब जा चुके हैं एंड ऑब्वियसली विक्टर ही चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा था, इट वॉज ऑल अनइंटेंशनल ताकि वो ईथन को दिखा सके कि भले ही अब तेरे डैड नहीं है बट तू मेरे से शेयर कर सकता है। जिसको लेके ईथन डायरेक्टली पॉइंट पे आता है कि तुझे लेक ऑफ टीयर्स के बारे में पता है या नहीं पता। एंड ऑब्वियसली यहाँ से जो चीजें हैं वो डायरेक्टली ब्रंडल्स में कनेक्ट होती है। ब्रंडल्स बाय द वे वही पूरी जगह है जिसको लेके एल्जिन को सबसे पहले विजन आया था इस टाउन में आने से पहले एंड देन उसने फातिमा के साथ इसी जगह पे विजिट भी किया था। सो अब बेसिकली अपना जो ईथन था वो उस पूरी जगह जाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहा था, जिसको लेके विक्टर मना करता है कि नहीं यार वो बहुत ज्यादा क्रीपी जगह है। बट स्टिल ईथन जैसे तैसे मनाता है एंड बताता है कि वो उसे क्यों लेक ऑफ टीयर्स ढूंढने को कह रहा था। बट मीनवाइल जब ये सब चल रहा था हम फातिमा और एलिस को भी देख रहे थे कि कैसे दोनों अपने आप के बीच का जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज करने का ट्राई कर रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली फातिमा काफी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसने एक स्माइली को जन्म दिया है जो कि एक मॉन्स्टर है एंड इसी वजह से हम एलिस को देखते हैं जो कि उसको एक काइंड ऑफ कचरेदान वाली जगह ले जाता है जहाँ पे खूब सारी कार्स थी। एंड वही जो हम देखते हैं ना नॉर्मल टीवी शोज में कि जब गुस्सा है चीज़ें तोड़ो, यहाँ पे सेम चीज़ अपने फातिमा के साथ थी। वो गुस्से में आके सारी चीज़ें तोड़ रही थी या फिर काइंड ऑफ बोलो अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही थी ताकि चीज़ें नॉर्मल हो सके। बट ऑब्वियसली उसका दिमाग में कुछ और ही प्लान था जो कि जैसा मैंने बताया वही पूरे मिट्टी को लेके। बट देन हम दो लोगों के देखते हैं जो कि एक्चुअली माँ बेटी थी, यानी अपनी टैबिथा एंड जूली। जूली का प्लान था यहाँ पे अपने टूटे हुए घर में जाके वापस से पूरी ईथन की किताबों को लाना एंड यहाँ पे अपना जो रैंडल था वो चुपके से ड्रैक्स बन के जूली की सारी हरकतें देख रहा था। एंड यहाँ से ना मेरे को चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं अबाउट जूली, क्योंकि जूली का यहाँ पे किताब से रिलेशन इतना ही है कि ईथन के हिसाब से शी इज़ अ स्टोरी वॉकर एंड ये सारी चीज़ें उसकी किताब यानी जो पूरी स्टोरी बुक है उससे रिलेटेड चलती हैं, स्पेशली क्रॉमेनॉकल्स वाली किताब से। एंड इसलिए वो अपने पुराने घर में जाके नीचे से रैंडल की हेल्प से वो पूरी बुक्स निकलवाती है, जिसको खुद रैंडल ही निकालता है ताकि वो भी थोड़ा बहुत कुछ काम में लगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी तक सीजन 4 में उसने कुछ घंटा काम नहीं किया है। सो अब काइंड ऑफ उसके भी कैरेक्टर को यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एट दिस पॉइंट इज कि जो अपनी जूली है वो प्रोबेबली ईथन की किताब की हेल्प से पूरे स्टोरी वॉकिंग के रूल्स को समझेगी, जिसकी मदद से वो अपने डैड को बचा पाए। एंड आई थिंक ऐसा होगा भी, मतलब मुझे ये नहीं पता वो अपने डैड को बचा पाएगी या नहीं, बट डेफिनेटली हमको काफ़ी सारी चीज़ें स्टोरी वॉकिंग के बारे में पता चलेगी एंड कैसी चीज़ें वर्कआउट करती हैं ये भी। एंड ये चीज़ आने वाले एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी एंड आई गेस हमको एपिसोड 4 या 5 तक चीज़ें कुछ ना कुछ तो डेवलप होते हुए दिखेंगी, जैसा मैंने कहा कुछ बड़ा होते हुए दिखेगा। बट स्टिल आई हैव अ लॉट टू डिस्कस अबाउट क्रॉमेनॉकल, तो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि उसमें मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट फिलहाल अभी हम टैबिथा को देखते हैं जिसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी रिलेटेड टू हर ड्राइंग्स। एंड यहाँ पे इसके बाद वो डॉना के पास में एक चिट्ठी छोड़ के चली जाती है जो कि पूरे लाइट हाउस वाले ही पूरी ड्राइंग पे लिखी गई थी। एंड वो क्या थी वो हम कुछ देर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद आता है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन जो कि कोइंसिडेंस नहीं था। हम बॉयड को देखते हैं जो कि अकोस्टा के पास जाके रिवील करता है कि उसका असल में काम अभी ये है कि टाउन में काफ़ी सारी स्टोरेज जगह है, जिसमें से ये वाला जो स्टोरेज एरिया है ये पूरा का पूरा नॉन यूजफुल चीज़ों से भरा है जो यहाँ के लोग असल में रखा करते थे, जबकि जो पूरा डाइनर वाला एरिया है उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो असल में टाउन के लोगों के हेल्प में आ सकती थी। तो बेसिकली अकोस्टा का काम यहाँ पे ये है कि बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, अ कॉप, जिसकी पूरी ट्रेनिंग ही गई है कि सारे लोगों की चीज़ों को देख के पैटर्न को देखना, एंड इसी पूरी चीज़ के चलते उसको एक मैप यानी उसको एक पैटर्न बनाना है जिसकी मदद से इस पूरे टाउन के बारे में और चीज़ें पता लग सके। एंड ऑब्वियसली ये पूरी चीज़ अकोस्टा करने को मानती नहीं है अंटिल वॉइड सेज कि उसको अकोस्टा को देख के एक ऐसी महिला की याद आती है जिसको वो समय रहते नहीं बचा पाया, इवन दो वो बचा सकता था। एंड ऑब्वियसली वो इस टाइम पे अपने एबी की ही बात कर रहा था, क्योंकि हमने देखा भी कि कैसे जब एबी पूरे टाउन में आई थी तो बॉयड उसको छोड़ के पूरे टाउन में ही हेल्प करने लग गया था, जिसको लेके इवन जब एलिस ने भी समझाने का ट्राई किया था तो बॉयड को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एंड इवेंचुअली एबी उसी के हाथों द्वारा मारी गई थी। सो अब इस टाइम पे बॉयड के पास जब ऐसा ऑप्शन है अपने अकोस्टा को जो सिमिलर पैटर्न पे चल रही है उसे बचाने का, देन डेफिनेटली ही विल टेक वन। एंड मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसको हम क्रॉमेनॉकल वाली बात से कनेक्ट करते हुए चलेंगे जो कि अगेन वीडियो के एंड में है। बट इसके बाद हम अपनी ईथन और विक्टर को देखते हैं जो कि
ब्रंडल्स के पास जा चुके हैं। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और कॉमेडी सीन देखने को मिलता है, क्योंकि हम जेड को देखते हैं जो कि लिटरली उसमें फैला हुआ था। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे आने से पहले जेड की कन्वर्सेशन बॉयड से हुई थी कि कैसे वो कुछ भी चीज़ याद नहीं कर पा रहा है रिलेटेड टू क्रिस्टोफर, रिलेटेड टू ऑल द किड्स, बॉटल ट्री वगैरह वगैरह, जो कि उसे होनी चाहिए थी। एंड इसी वजह से उसका कहीं ना कहीं प्लान है कि या तो वो नशे कर ले, क्योंकि हेनरी के हिसाब से जब उसने और मिरांडा दोनों ने उस पूरे पेड़ के नीचे बैठ के नशे किए थे तभी मिरांडा को विजन्स आने स्टार्ट हुए थे। तो मे भी अपना जो जेड है वो भी नशे करना चाह रहा था, जो कि ऑब्वियसली टाउन में अवेलेबल नहीं थे। इसी वजह से जेड जो था वो खुद अपने तलाश में निकल गया था आंसर्स को ढूंढने, एंड इवेंचुअली इस पॉइंट में आके कुछ तो मेडिटेशन टाइप की चीज कर रहा था। खैर, यहाँ पे जेड को देख के दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक थे। एंड ईथन बीइंग ईथन वापस टू द पॉइंट आता है कि जेड, तेरे को लेक ऑफ टीयर्स के बारे में पता है या फिर नहीं। सो यप, जेड इस पूरी बात को सुन के काफी ज्यादा वियर्डली ही एक्ट करता है, क्योंकि वो जानता भी नहीं था। बट यहाँ पे विक्टर वियर्डली एक्ट नहीं करता, स्पेशली तब जब जो अपना ईथन है वो बताता है कि कैसे कल उसको शाम में आरवी के पास में जिम दिखा था, जबकि एक्चुअली वो दिखना नहीं चाहिए था। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखाती है कि विक्टर के साथ ऐसी चीज़ें कई बार हुई हैं जहाँ पे उसको ऐसे लोग दिखे हैं जो कि नहीं दिखने चाहिए थे। एंड इवन इस पूरी बात का सबूत हम आगे भी देखते हैं जब ये दोनों लोग अपने लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने निकले थे। एंड तभी ये जैसे ही उस पूरे एरिया से पास होते हैं जहाँ पे अपने मैन इन येलो सोफी में कन्वर्ट हुआ था, एंड वहाँ पे इवन उसके कपड़े भी रखे हुए थे, विक्टर लिटरली पैंट गिली कर देता है, विच अगेन शोज कि विक्टर हैज सो मच इन हिम जितना वो दिखाता भी नहीं है, एंड प्रोबेबली उसने सब सप्रेस करके रखा हुआ है। एंड मैन इन येलो के कपड़े देख के यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पूरी चीज दिखाती है कि प्रोबेबली विक्टर का एनकाउंटर पहले भी मैन इन येलो से हो चुका है। एंड आई थिंक अभी ये पूरी जो चीज है ये आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन इन येलो भी बेवकूफ तो है नहीं, उसने जान के ये जो पूरे कपड़े हैं यहीं पे छोड़े होंगे, बिकॉज ही न्यू कि एक टाइम के बाद पूरे जो टाउन के लोग हैं वो उसके कपड़ों को ढूंढेंगे। एंड जब जिम की डेथ का रिलेशन उससे पता चलेगा, अगेन चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीजें हैं ये और ज्यादा फक्ड अप मैनर में टेक प्लेस करेंगी। खैर, जब ये सारी चीजें हो रही थी इसके पैरेलल में हम हेनरी को भी देखते हैं, जिसने टैबिथा को डोना के रूम में घुसते हुए देख लिया था। एंड जब हेनरी उससे थोड़ा बहुत पूछताछ करता है कि भाई तू क्या करने आई थी, टैबिथा रिवील कि असल में उसका अब एक ही प्लान है कि वापस से बॉटल ट्री की हेल्प से लाइट हाउस में जाओ एंड वहां से रियल वर्ल्ड में जाके सब लोगों को फ्री करा दो। जिसको लेके हेनरी तो काफी ज्यादा पैरानॉइड था, बट कहीं ना कहीं उसको क्योंकि बॉटल ट्री देखना था, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी वाइफ मिरांडा की भी डेथ उसी पूरे ट्री को ढूंढते हुए हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ अकंपनी करता है इन हर होल जर्नी, जहाँ पे इवेंचुअली जब बॉटल ट्री मिलता है वो सेम टू सेम वैसा ही था जैसे ऑब्वियसली मिरांडा ने बनाया था। लेकिन जैसे ही टैबिथा उसके अंदर जाने का ट्राई करती है, हेनरी उसको रोक देता है, ये कहते हुए कि आखिरी बार जो इस पूरे ट्री से गया था वो पूरे सीमेंट के अंदर पूल में दब के मर गया था। एंड ऑब्वियसली वो इसी पूरे बंदे के बारे में बात कर रहा था, जिसको लेके टैबिथा कहती है कि व्हाट इफ शी इज स्पेशल। लेकिन तभी वहां पे हम देखते हैं बॉय इन वाइट आ चुका है। एंड यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि जब टैबिथा पूछती है कि तुम इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों लग रहे हो, तो बॉय इन वाइट कहता है कि भाई तूने क्वेश्चन ही गलत पूछा है। बट देन जब टैबिथा पूछती है कि क्या ये जो पूरा ट्री है मेरे को लाइट हाउस ले जा सकता है, तो बॉय इन वाइट कहता है कि नहीं, इट वोंट टेक यू देयर। एंड उल्टा तुम लोग काफी ज्यादा पास तो हो पूरी चीज को समझने के लिए, बट तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड तभी बॉय इन वाइट वहां से चला जाता है। अब बॉय इन वाइट की यहाँ पे बातों को देख के क्लियर समझ में आता है ये जो अपना लौंडा है ये लिमिटेड चीजें ही हमको बता सकता है। मतलब आई अंडरस्टैंड कि जो पूरा टाइम है वो कम है एंड तुम फालतू के सवाल नहीं पूछ सकते, बट एट द सेम टाइम हमने ये भी देखा है कि बॉय इन वाइट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एक्सेप्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये लोग इतना काम चला लेंगे कि ये लोग खुद ढूंढ के आगे सॉल्व कर लें। सो यप, बॉय इन वाइट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ से बंधा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। एंड आई थिंक मे बी ये इसी वजह से हो क्योंकि जब जब उसने लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई करी होगी जो उसने प्रोबेबली क्रिस्टोफर के साथ किया होगा, चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं करी, ड्यू टू विच ही डिसाइडेड टू गिव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फो ताकि सब लोग अपने हिसाब से चीज़ों को इंटरप्रेट करें एंड चीज़ों को सॉल्व करें। तो हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि इसी के पैरेलल में अपने ईथन और जो जेड और विक्टर थे वो इसी पूरे फॉरेस्ट में थे, ये लोग भी उनको ढूंढते हुए रियूनाइट होते हैं। एंड विक्टर को रोता हुआ देख उसका बाप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। इवन रोते रोते यहाँ पे विक्टर एक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात भी कहता है कि मेरे को लगता था ये सारी चीज़ें नकली हैं एंड मैंने इन सब चीज़ों को कभी सच ही नहीं माना था, विच शोज कि विक्टर कैसे अपने अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो उसके लिए ट्रॉमेटिक रही होंगी उनको वो काफ़ी ज़्यादा छुपा के रखता है, एक तरीके से नेग्लेक्ट ही कर देता है। यानी जिस तरीके से हम भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको लगता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी, हम उसको एक बुरा सपना मान के छोड़ देते हैं, सेम चीज़ प्रोबेबली विक्टर भी करता होगा।
खैर जब ये पूरा रोना-धोना चल ही रहा था, एक बहुत ही छोटा सीन हमको जेड का दिखाया जाता है जो मशरूम्स को ढूँढता है एंड आई थिंक दीज़ आर पॉइज़नस मशरूम्स, यानी ऐसे मशरूम जो लोगों को नशे में डाल देते हो। एंड क्योंकि एक्चुअली जेड भी नशे में ही जाना चाह रहा था ताकि उसको हो सकता है अपनी मेमोरीज़ याद आ जाएँ, क्योंकि मिरांडा को भी पूरे नशे में जाके ही याद आई थी। सो व्हाट इफ अपकमिंग एपिसोड्स में जेड हमको काफ़ी ज़्यादा भंड नशे में दिखने वाला है एंड उसी में वो कुछ-कुछ चीज़ें तो ऐसी स्पिट करेगा, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी बकेगा जो कि अभी सेंस नहीं बनाएँगी बट डेफिनिटली एक पज़ल की तरह आगे चल के कनेक्ट होंगी। तो हाँ, मैं तो कहूँगा जेड की बातों पे आपसे ध्यान रखना जैसे ही वो नशे में जाएगा। लेकिन इसी के अपोज़िट हम बॉयड को भी देखते हैं जो कि अपनी वाइफ़ एबी की कब्र के पास में था। ये एक्चुअली पूरे एपिसोड का एंडिंग ही सीन है एंड यहाँ पे जो पूरा बॉयड है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि फिलहाल ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग। अगर उसने लोगों को साथ में नहीं रखा, यूनाइट नहीं किया, देन देयर इज़ नथिंग व्हिच कैन हेल्प देम। एंड एक्चुअली ये चीज़ सेंस भी बनाती है क्योंकि जहाँ पे एक तरफ बॉयड लोगों को एक साथ यूनाइट करने का हेल्प कर रहा है, मैन इन येलो का प्लान ही इसका अपोजिट है। ही वांट्स टू टीयर देमसेल्फ अपार्ट। वो इन लोगों के बीच में फूट डालना चाहता है, इनको डिवाइड करना चाहता है एंड बॉयड इसी पूरी चीज़ को लेकर रोक रहा था। एंड सरप्राइजिंगली जैसे ही वो कहता है कि एबी आई नीड योर हेल्पिंग हैंड या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उसकी हेल्प करे, सरप्राइजिंगली उसके पीछे से एक हाथ निकल के आता है जो बॉयड को अंदर खींचने लगता है, लेकिन बॉयड समहाउ वहां से बच जाता है एंड यहीं पे एपिसोड एंड भी हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली फ्रॉम का हर एपिसोड भले ही पूरे बात करने वाला क्यों ना हो, एंड हमेशा क्लिफ हैंगर पे ही होता है। बट ईदर वेज यहाँ पे 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। पहला कि ये हाथ ऑब्वियसली था किसका। तो देखो मैं तो ये कहूँगा कि हाथ किसका था ये जानने से अच्छा है तुम पूछो क्या ये सच था भी या नहीं, क्योंकि बॉयड के साथ ऐसी कई बार मल्टीपल चीज़ें हुई हैं जो कि असल में कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड अगर तुम इस हाथ को भी ध्यान से देखोगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी निकल के आ रही हैं। या तो ये किसी मेल का हाथ है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ लग रहा है, या फिर ऑब्वियसली ये किसी फीमेल का ही हाथ होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री एंड फिजिकल फोर्सेस में रही होगी। एंड आई थिंक यहाँ पे वो और कोई नहीं बल्कि एबी ही है। एंड जस्ट इन केस अगर तुम सोच रहे हो कि ये हाथ जूली का होगा जो कि उसको स्टोरी वॉकिंग के थ्रू बचाना चाह रही होगी, देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट, क्योंकि जूली का हाथ भाई इतना बड़ा नहीं है। मैंने बहुत ध्यान से देखा इसको, मैंने लिटरली इस पूरे हाथ को 10 मिनट तक घूरा है एंड ये जूली का हाथ नहीं था। सो यप आई थिंक कि यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अगेन इज दैट ट्रू ये तुम मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ऑब्वियसली बॉयड के हेलुसिनेशंस कोई सिंपल चीज़ नहीं है, दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्रिहेंड एज वेल एज अंडरस्टैंड। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लेक ऑफ टीयर्स। अब इसको लेके मैंने ऑलरेडी थ्योरी बना रखी है, देख सकते हो। बट इस पूरे एपिसोड में जो अपना ईथन है वो लेक ऑफ टीयर्स को ऐसे डिस्क्राइब करता है कि लेक ऑफ टीयर्स इज समथिंग जहाँ पे जब लोग हर्ट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। एंड प्रोबेबली यहाँ पे ईथन लेक ऑफ टीयर्स को इस वजह से नहीं ढूंढ रहा है कि उसको टाउन के लोगों को बचाना है, बट ऑब्वियसली उसे अपने डैड को वापस जिंदा करना है। एंड कहीं ना कहीं लेक ऑफ टीयर्स इससे कहीं ज्यादा बड़ा मोटिव कैरी करती है जो कि हमें आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। एंड इसी पूरी चीज को हम थोड़ा क्रोमेनोकल से कनेक्ट करते हुए चलते हैं, जो कि मैंने वीडियो में कहा भी कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो यप क्रोमेनोकल्स हम सब जानते हैं कि बेसिकली एक फिक्शन बुक है जो कि ईथन एज फॉर द स्टोरी सुना करता था एंड उसके कैरेक्टर्स को भी माना करता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे विलेज में, इस पूरे टाउन में क्रोमेनोकल से काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलली कनेक्ट होती है। यानी इस पूरे जो टाउन की चीज़ें हैं, इस पूरे जो टाउन के घर या फिर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं क्रोमेनोकल वाली किताब से भी मेल खाते हैं। एंड इवन लेक ऑफ टीयर्स तो भाई उसमें सेम है ही, जहाँ पे बुक में लेक ऑफ टीयर्स बेसिकली एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जब पूरे सीरीज का प्रोटैगनिस्ट उसको क्रॉस करता है तो फाइनली ही गेट्स फ्री, जहाँ पे हाँ इस पूरी लेक को एक स्पाइडर जैसी चीज़ प्रोटेक्ट कर रही थी। एंड आई थिंक कि ये जो पूरे स्पाइडर वाला एंगल है ये वही पूरे बॉयड और सैरा वाली चीज़ से कनेक्ट होगा। एंड मी भी अपने जो बॉयड और सैरा थे वो लेक ऑफ टीयर्स से काफ़ी ज़्यादा पास थे, बस क्योंकि वहाँ पे अपने जो पूरे स्पाइडर के वेब्स थे एंड वहाँ पे पूरे स्पाइडर का प्रोटेक्शन था तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं जा पाए। बट खैर अपने क्रोमेनोकल्स एक और चीज़ के बारे में हिंट करती है जिसको लेके ईथन ने शायद से किसी तो एपिसोड में बोला था जब वो डाइनर में गए थे। आई मीन वो वाला एपिसोड याद करो जब टैबिथा और ईथन पूरे डाइनर में गए थे एंड वहाँ पे ईथन बताता है कि कैसे ये जो पूरा स्टोरेज रूम है दैट इज नथिंग बट सिमिलर टू कैवर्न्स ऑफ द लोनली ड्रैगन, जो कि असल में क्रोमेनोकल की किताब में ही ऐसी जगह थी जिसमें खूब सारी यूजलेस चीज़ें रखा करती थी। इन चीज़ों का कुछ भी काम नहीं था, बट इवेंचुअली अपना जब मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे आया था उसको यहाँ पे रेनबो मैप मिला था जिसके वजह से वो पूरी इस जगह से बाहर निकल पाया। एंड अगेन जैसा मैंने पहले बताया था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बॉयड भी अपनी अकोस्टा को एक ऐसी जगह लेके आया है जहाँ पे सब यूजलेस थिंग्स है, क्योंकि उसने कहा ही ना कि जो अपना डाइनर है उसमें ही सारी यूजफुल चीज़ें होती हैं, बाकी सब जगह यूजलेस थिंग्स है।
सो व्हाट इफ यहाँ पे जो अकोस्टा है वो सारी चीज़ों का जब सेंस बनाएगी, उसको एक मैप, एक पैटर्न मिलेगा जिसकी मदद से वो चीज़ों को डिकोड कर पाएगी एंड इवन वॉइड की भी हेल्प कर पाएगी। सो यप, इसी वजह से मैंने कहा कि जो क्रॉमेनॉकल्स की किताब है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि ना सिर्फ उसके कैरेक्टर, उसके प्लेसेस, उसकी स्टोरी ही इस पूरे टाउन में फिट बैठ रही है, बल्कि जो पूरे स्टोरी वॉकिंग वाला एंगल है जिसका इस्तेमाल जूली कर रही है, उसके रूल्स भी प्रोबेबली इसी पूरे बुक में दिए होंगे एंड इसी वजह से जूली आगे कुछ तो खतरनाक खुराफात करने वाली है। एंड ऑब्वियसली तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एपिसोड के साथ हमारे साथ में रहता है कि सोफी का प्लान क्या है, क्योंकि इस एपिसोड में सोफी ने भी काफी सारी चीजें सेटअप कर दी हैं। सबसे पहले उसका दांत उखाड़ लिया, दूसरी चीज अपने जूली के सामने एंड इवन टाउन के लोगों के सामने एक आइडिया इम्प्लांट कर दिया कि कैसे मैथ्यूज और जेड के आने के बाद से ही चीजें शुरू हुई। एंड जैसे सब कम था, उसने ये डिसाइड किया कि वो सैरा के साथ में रहेगी, एक ऐसी टाउन की कैरेक्टर जिसको लेके लोग अभी भी काफी ज्यादा अनश्योर और अनट्रस्टवर्दी हैं। सो व्हाट इफ कि वो जो पूरा दांत है वो सैरा के पास में ही छोड़ दे एंड कहीं ना कहीं अभी भी टाउन के लोगों के दिमाग में ये इम्प्लांट करे कि देखो सारा जो है वो अभी भी चीज़ें अजीब कर रही है। एंड हो सकता है कि और कोई नहीं बल्कि सारा ही हो जो पूरे सोफी का ही मैंने येलो वाला एंगल पता लगा है। बिकॉज अगर तुम ध्यान दोगी तो सोफी के साथ इकलौता कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाया जा रहा है वो और कोई नहीं बल्कि सारा ही है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने येलो को कहानी पता है, वो जानता है कि सारा की इंपॉर्टेंस इस पूरी कहानी में क्या होने वाली है एंड इसी वजह से आगे देखना होगा कि सारा इस पूरे प्लान में किस तरीके से एग्जीक्यूशन के काम आती है। तो हाँ, यही था पूरे एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें नहीं हुई, एज यूजुअल चीज़ों को बात करके निकाल दिया गया, बट अगेन कुछ कुछ चीज़ों के साथ हमें हिंट करके छोड़ दिया गया है। बाकी हाँ, ऑब्वियसली वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट्स में मेरे को अपने ओपिनियन, अपनी थ्योरी ज़रूर बताना, क्योंकि मैं सब पढ़ता हूँ। वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड ऑब्वियसली सपोर्ट दिखाओ फटाफट, बिकॉज यू आर वॉचिंग द DS कट।